वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने कक्षा 9वीं हिंदी विषय के क्वेश्चन बैंक में से उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आ चुका हूं जो कि 7 तारीख को आप सबके स्कूल में देखने को मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना। 7 तारीख को इसी क्वेश्चन बैंक से जिस क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा वही प्रश्न आएगा। इस बात की गारंटी आपको अगेन मिडिल एजुकेशन देता है। यार, जिस प्रकार से तुमने इंग्लिश में पेपर फाड़ा है यार, अब हिंदी में भी वैसे ही पेपर फाड़ोगे, पूरा का पूरा सेंटर हिला दोगे, तबाही मचा दोगे। देखिए, अगर ये क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है तो ओपन कर लीजिए फटाफट। सभी प्रश्न को टिक कराऊंगा। टिक बस नहीं, एक एक चीज को तुरंत रटाऊंगा कि यहीं पर रटो तुरंत। इतना समय नहीं है, एक दिन का भी गैप नहीं है। तुरंत का तुरंत रटो और वीडियो को करो खत्म। ठीक है, तो आप सब तैयार हो ना? अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है कि सर 2024 वाला क्वेश्चन बैंक लाइए ना। अरे देखो बेटा, 2024 का क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी नहीं किया गया है। जो मार्केट में बिक रहा है वो पुराना प्रश्न बैंक को वो सन चेंज करके बेच रहे हैं। तो चाहे पुराना हो या नया, जिस क्वेश्चन को टिक कराऊं उसे पढ़ के जाना, डेफिनेटली तुम टॉप करोगे। गॉट इट? चलिए हम ओपन करते हैं। यहां से हमारा क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होता है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग टिक कराऊंगा जो आपकी इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। देखो बेटा, यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम कवर करेंगे हिंदी क्षितिज भाग 1 काव्यखंड। काव्यखंड से कौन कौन से प्रश्न आएंगे अच्छे से देख लो, ध्यान से। सबसे पहले देख लो, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? मां कसम खा के कहता हूं, ये पहला प्रश्न हथकड़ी को गहना क्यों कहा गया है तुम्हारी परीक्षा में आएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, डंकी की चोट पे कहता हूं, बार बार दावा ठोंकता हूं, मतलब समझो आएगा आएगा आएगा। यार, अर्धवार्षिक में आता था ना, हथकड़ी गहना किसे कहते हैं? सुन लो इसको, इसका उत्तर क्या लिखोगे। हथकड़ी जो होता है वो वैसे तो अपराधी पहनते हैं ना, ऐसे हाथ में पहनते हैं अपराधी, दोनों हाथ में लगा रहता है, भाग नहीं पाते हैं, तो ये तो अपराधी पहनते हैं। लेकिन कभी कहते हैं कि परंतु देश प्रेमी और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं उनके लिए भी ये कोई गहने से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी कसम खा लिए हैं कि हम देश को स्वतंत्र कराएंगे, देश को उन महान उद्देश्य तक ले जाएंगे जहां पर देश को सभी देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े होना चाहिए। इसलिए कभी हथकड़ी को गहना कहा है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? फिर से आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं, तुम मिला लेना। तो इसलिए हो रही है, इसका भी उत्तर सुन लो। कोयल स्वच्छंद उड़ती है आकाश में, बढ़िया चहचहाते रहती है, मीठा मीठा बोलती है, और कभी कहते हैं कि हम तो दिन भर काल कोठरी में बंद रहते हैं। कोयल की गीत सुन करके कवि को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ऐसा स्वच्छंद हो ना, आकाश में उड़े रहो, खुली तरीके से विचरण करो। इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या थी। समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये 8वां नंबर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों? इस प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अरहर और सनई की खेती कवि को कैसे दिखाई देती है? 200% प्रश्न आएगा। अरहर और सनई की खेती कवि को ऐसा लगता है कि मानो धरती पर सुनहरे रंग घुंघरू पहन करके, कमर में करधन पहन करके और बढ़िया नाच रही है, छम 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 छम। इसलिए अरहर और सनई के खेत कवि को एकदम एक महिला की तरह दिखाई पड़ती हैं। समझ गए? नेक्स्ट, कवि रसखान जी के बारे में पूछा जाएगा। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये अलग चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद के बारे में विशेषताएं, तो विशेषताएं अच्छे से देखना है, इसे नहीं देखना है, विशेषताएं देखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, भक्ति काल को स्वर्णयुग का काल क्यों कहा जाता है? इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। छायावाद की विशेषताएं मैंने आपसे उधर बोला था और इधर दे दिया है, तो इसे भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को भाई भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान और विशेषताएं, ठीक, सॉरी रचनाएं, ये पूछा जाएगा। ये प्रश्न भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लो, काव्यांश में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो पहला नंबर अच्छे से रेडी कर लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसका दूसरा नंबर, बस 2 ही यहां से पढ़ के जाना है। साइड करते हैं, खत्म। अब आ गया हमारा इकाई 2, काव्य बोध से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इसे भी ध्यान से सुन लो। देखिए स्टूडेंट, जितने भी 1 नंबर के प्रश्न हैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजे जा रहे हैं, वहां से देखिए। 1 नंबर का प्रश्न वहीं से कवर होगा, यहां से नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते काव्य बोध से। काव्य बोध से कौन कौन से आएंगे, इसे भी देख लो।
काव्य बोध से सबसे पहला प्रश्न, काव्य किसे कहते हैं, इससे कितने भेद होते हैं? तो रसाक्तम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इसके दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का मतलब होता है जब हम अपने आंखों से देख करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। और श्रव्य काव्य का मतलब होता है जब सुन करके कानों से आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। समझ गए दृश्य और श्रव्य। अब दृश्य में देखो रामचरितमानस और श्रव्य में देखो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लिखा गया था जो पुस्तक, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कहता है रस किसे कहते हैं, रस के अंग का नाम बताओ। मां कसम खा के एमपी बोर्ड बैठा है कि ये प्रश्न दूंगा दूंगा दूंगा। तो रस किसे कहते हैं, जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में जो हमारे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रस के प्रकार में और अंग में। तो ध्यान सुन लो बेटा, रस के जो प्रकार हैं वो वर्तमान में 11 हैं और रस के जो अंग हैं वो 4 हैं। अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव, इसे कहते हैं अंग। और रस के प्रकार मतलब जैसे श्रृंगार कर, हास का हास, करुण का शोक, रौद्र क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। ठीक, इसे कहते हैं रस के प्रकार। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं ना कि रस के कितने अंग होते हैं, बहुत सारे बच्चे 4 लगा के आते हैं। बेटा ध्यान देना, रस के अंग 4 हैं, प्रकार 4 नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी छोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर, दोहा को परिभाषित कीजिए। तो दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होती है। पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। बस इतना आपको लिखना है। और दोहा तो आप जानते हो यार, हर जगह दोहा है। अरे जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हो तो पहला आपको दोहा ही कहना पड़ता है कि श्री गुरुचरण सरोज रज सज निज मोह मुकुट सुधाय वर्ण रिवर मिल जो दायक फल चार बुद्धि निधन जाने के सुमिरहु पवन कुंवर बल बुद्धि विद्या दे हर हो कलेश विकार। ये दोहा है। ठीक, इसके अलावा तुम और देखते हो बंदा गुरु पदम पदम पराग सुर सुवास सरस अनुराग, दोहा है। रही मन पानी राखे बिन पानी सब सुन पानी गेना उबरे मोती मानुष, दोहा है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अलंकार नहीं पूछेगा, अलंकार में पूछेगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है, जब किसी वर्ण की पुनरावृत्ति 2 से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, देखो 4 4 4 2 से अधिक बार हुआ ना, 1 2 3 बार हुआ, बस अनुप्रास अलंकार कहला गया। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है कि एक ही वर्ड 2 बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। ध्यान सुनो, एक ही शब्द 2 बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादक तैदा, देखो कनक कनक 2 बार आया ना एक ही शब्द, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। सोना गोल्ड की बात कर रहा, दूसरा धतूरा जो शंकर जी के फूल चढ़ता है। ठीक, वही लिखा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय यही खाए बैराय नर वह पाए बैराय। मतलब एक कनक ऐसा है, दूसरा कनक ऐसा है जो एक कनक पाने से व्यक्ति बौरा जाता है, पागल हो जाता है, और दूसरा कनक ऐसा है जिसमें से व्यक्ति खा के सीधे मर ही जाता है। देख लो, अलग अलग है। ठीक, तो अनुप्रास और यमक दोनों पढ़ना है। गॉट इट। नेक्स्ट रूपक अलंकार कभी नहीं पूछा जीवन में, उत्प्रेक्ष अलंकार 1-2 बार पूछा, इसलिए हमें नहीं पढ़ना है। फिर भी नेक्स्ट देखना है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताओ। अंतर अच्छे से पढ़ लेना बेटा। और अंतर देखो इसमें कैसे लिखा है, ये पहला पॉइंट लिख दिया है, फिर ऐसे लिखा है, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको अंतर लिखना है, रुको बताता हूँ कैसे। अरे वो जानते हो यार तुम, ये ऐसे ऐसे एक साइड लिखो महाकाव्य, दूसरे लिखो खंड का, 20 लाइन खींचो। ऐसे अंतर लिखने ज्यादा नंबर मिलता है, ऐसे लिखने से नंबर नहीं मिलता, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, समझ जाओगे। अच्छा, महाकाव्य और खंड काव्य को थोड़ी बता देता हूँ। देखो महाकाव्य होता क्या है, जब किसी भी व्यक्ति के बारे में या कोई भी चीज हो जिसका समग्र वर्णन हो, महाकाव्य, महाकुंभ नहीं बोलते, महाकुंभ का आयोजन। और देखोगे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लास चल रहा है, तो उसे कहते हैं महाकाव्य। मतलब जब कोई चीज आपका स्टार्ट से लेकर के अंत तक पूरा डिटेल से वर्णन किया हो, उसे महाकाव्य कहेंगे। और खंड काव्य जब कोई आंशिक चित्रण हो, उसे खंड काव्य कहते हैं। तो ये आपका हो गया महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मात्रिक छंद और वाणिक छंद किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। मात्रिक छंद देख लो, मात्रिक छंद मतलब जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और वाणिक छंद जिसमें वर्णों की गणना होती है। खत्म, बस इतना पढ़ना यार, ये भी खत्म। नेक्स्ट आ गया हमारा इकाई 3 गद्य खंड। गद्य खंड से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इसे भी देख लेते हैं। अरे भाई एक चीज बताऊंगा, पेपर फड़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर तुम मिडिल एजुकेशन के रेगुलर स्टूडेंट हो तो टॉप केवल तुम ही करोगे, गारंटी के साथ कहता हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। क्या समझ के रखे हो, ठीक, टॉप कराऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गद्य की प्रमुख विधाएं। तो निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये गद्य की विधाएं प्रश्न पूछेगा। ठीक है, वहां की कोई प्रश्न नहीं आएगा, छोड़ दो। वही प्रश्न बताऊंगा जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा।
एकांकी की विशेषताएं, वैसे एकांकी विशेषता नहीं पूछता, एकांकी में अंतर पूछता है, तो विशेषताएं देख लेना। नेक्स्ट देखो, प्रेमचंद्र की रचना लिखते हुए उनका साहित्य में स्थान बताना, मतलब वही बोलता है 2 रचनाएं, भाव पक्ष सॉरी भाषा और शैली, ये चीज बताना है प्रेमचंद्र जी का। स्क्रीनशॉट ले लो प्रश्न का, उत्तर अच्छा नहीं दिया है, अच्छा उत्तर देखने के लिए आपको अपना परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, महादेव वर्मा इसके पड़ोसी हैं, ये भी आपके परीक्षा पूछेगा, लेकिन जो परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न है वो ये है कि काजी हाउस में जो कैद पशु थे इनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो इसकी कहानी सुन लो। काजी हाउस, काजी हाउस पता है क्या होता है, कानी हाउस टाइप से होता है, मतलब जहां गाय भैंस को रखा जाता है। तो यहां पर क्या होता था कि ये पशु का एक तरह से जेल था, यहाँ पर आवारा पशु को बंदी बना करके लोग बाग डाल देते थे, किसी जैसे फसल खा रहा है तो वहां डाल दिए, ठीक। तो आप उत्तर क्या लिखोगे कि जो काजी हाउस था एक प्रकार के पशुओं का जेल था, यहाँ पर आवारा पशु को बंदी बना करके रखा जाता था और उनका रिकॉर्ड रखा जाता था कि डेली कितने पशु हमारे यहाँ आए हैं और कितने लोग छुड़ा छुड़ा करके ले गए हैं, ठीक। तो डेली रिकॉर्ड रखा जाता था ताकि जब कभी मालिक आए तो मालिक को उनका पशु उनके हाथ में सौंप दें, कुछ पैसे जुर्माना लेकर के। अब तो बंद हो गया है, सरकार जो जब से बीजेपी सरकार आई तो ये सब बंद करवा दी है, लेकिन सच में बहुत अच्छा था। आपके यदि पशु नहीं मिल रहा है ना, कहीं मत जाओ, केवल यहाँ चल जाओ काजी हाउस में, डेफिनेटली आपका पशु मिल ही जाएगा, है ना। और पहले लोग प्रेम भी करते थे यार पशु, सब देखो ना कोई प्रेम नहीं करता, अब लोगों को कुत्तों से प्रेम है। आप खुद बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हो, आपके घर में कुत्ता होगा, लेकिन ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके घर में गाय हो, और जिनके घर में गाय है सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। गाय को पालो यार, उनका रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, उनका चरण स्पर्श करो, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। खैर अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम यहाँ पर प्रमोट करने नहीं आए हैं, लेकिन आपको खुद अपने स्तर पर समझदारी रखनी चाहिए कि हमें गाय का चरण स्पर्श करना चाहिए, ठीक। खैर देखो, काजी हाउस में पशु की हाजिरी क्यों ली जाती है, तो जो काजी हाउस था उसमें आवारा पशु को रखा करते थे ताकि, और उसका रिकॉर्ड रखते थे कि जब मालिक आए तो मालिक को जुर्माना लेकर के उसको छोड़ दे। अगर मालिक को नहीं मिल पाता था या फिर कोई उसका मालिक नहीं आता था तो उस पशु की नीलामी होती थी, कितने रुपए में कौन लेगा, इसलिए डेली डेली हाजिरी ली जाती थी, समझ गए। अब पढ़ लेना, यही सब लिखा होगा। आगे देख लेते हैं, छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा। अब इसकी कहानी सुन लो। एक छोटी बच्ची थी, उसकी मम्मी मर चुकी थी, उसकी एक सौतेली माँ थी यार, बहुत मारती थी। कहानी तौर पर सुनना, ठीक है, समझ में आएगा। एक छोटी बच्ची थी, उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी एक सौतेली माँ आई, बहुत मारती थी यार और बहुत सताती थी। उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसे खाना नहीं देती थी, उसे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं देती थी, और चाहे कितना भी दर्द हो बेटी को, उसके दर्द को नहीं समझती थी। तो यार उस बेटी को बहुत दर्द होता था यार कि काश मेरी रियल मम्मी होती तो ऐसा ना मारती, ऐसा ना डांटती, कम से कम टाइम से खाना तो देती, थोड़ी पढ़ने को तो कहती, लेकिन सौतेली माँ काम बस कराती थी। तो उसने देखा कि उसके घर में 2 बैल हैं, हीरा और मोती, उनकी भी तो मम्मी नहीं है। तो वो बहुत दुखी हुई कि जिस प्रकार से मेरी मम्मी नहीं है उस प्रकार से हीरा और मोती 2 बैल हैं, उनकी मम्मी नहीं है। तो वो लगता था कि जिस प्रकार से मेरे अंदर दुख है ना, ठीक वैसे हीरा मोती के अंदर दुख होगा। और वो जाकर के उनसे लिपट जाती थी, रोती थी, सहानुभूति पैदा करती थी कि यार हम दोनों सब अकेले हैं, कोई यहाँ जीवन में ये रोटी खिलाने तक नहीं है। इसलिए वो जाकर के उसको जब भी कभी रोटी मिलता था तो एक एक रोटी हीरा और मोती को भी खिलाती थी, इसलिए उसका प्रेम उमड़ा था, समझ गए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसे लिख पाओगे। नेक्स्ट क्या कहता है, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूम रहे थे, तो ये साले हथियार लेकर घूम रहे थे तिब्बत के लोग। ये प्रश्न 1 नंबर पे पूछा था, ठीक है। एक बार चलिए साइड करें, इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट, सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक कैसे बने, इसकी भी कहानी सुन लो। सलीम अली वैसे तो एक शिकारी थे। एक दिन ये बंदूक निकाले और निकल के चल दिए शिकार में। शिकार में गए तो ये अपना बंदूक चला यार, तो एक पक्षी पे जा लगा, वो घायल होकर के नीचे गिर पड़ी, तड़फने लगी। पता नहीं तड़फने लगी तो इनके हृदय में अचानक परिवर्तन हुआ यार कि बताओ मैंने इसको मार दिया, तड़फ रही है, इसके बच्चे कहाँ जाएंगे। उनका मन बहुत दुखी हुआ, वहाँ पर बैठ के रोने लगे और उसी दिन से उन्होंने कसम खा लिया कि आज से हम शिकार नहीं करेंगे। और उसी दिन से ये पक्षी वैज्ञानिक बन गए, मतलब पक्षियों के बारे में रिसर्च करने लगे, उनको बचाने लगे। इस प्रकार से सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक बने थे, समझ में आया। ऐसी कहानी यार, रट्टो मत बेटा, टॉप करा दूंगा, इसीलिए बोलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना। 2 यहाँ से प्रिपेयर करना है, बस 2 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या,
बस इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका भाषा बोध। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जो सेकंड पार्ट का वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे भाषा बोध के सभी क्वेश्चन को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मन में कोई प्रश्न हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इतना ही नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाकर के वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो एंड करता हूं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।